हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू हैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सीबीएसई सिंप्लीफाइड सीरीज में आपके सोशल के चैप्टर्स बनते रहेंगे स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से, लेकिन सीबीएसई ने आपके एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलीज किए हैं। देखिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने ऑलरेडी साल के शुरू में ही रिलीज कर दिया था। वो मैं एक बार पूरा सिलेबस हो जाए तो बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैं आपका कवर करवा दूंगा। प्लस कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई ने अभी रिलीज किए हैं ताकि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन क्वेश्चन से बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्रैक्टिस पेपर, देखिए एक सैंपल पेपर होता है जो सीबीएसई हर साल निकालती है, वो अलग है। उससे बोर्ड एग्जामिनेशन का पैटर्न वो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्लोज होता है और एक प्रैक्टिस पेपर निकाला जाता है। प्रैक्टिस पेपर को यूजुअली ज्यादा डिफिकल्ट बनाया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन से, ठीक है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये भी पेपर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इस वीडियो का एजेंडा यहाँ पे ये है, आपको एक ओवरव्यू दिया जाए। ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इधर उधर सीबीएसई की वेबसाइट पर जाने आप चाहे तो बिल्कुल जा सकते हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स है, हम भी वहीं से ले रहे हैं। अगर आप इजी चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सैंपल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर सीबीएसई का प्लस मार्किंग स्कीम दोनों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, प्लस मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी वो आप मिल जाएगा। एनीवेज, आपके काम की बात क्या है, सीबीएसई ने देखिए जो पेपर रिलीज किया है, मैं आपको इस वीडियो में यहां पे बताऊंगा कि आंसर किस तरीके से सॉल्व करना है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको बताते रहूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे जब हम कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं तो डरना नहीं है। हो सकता है कि मैंने 4 लाइन का बड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा, मुझे कुछ समझ में ना आए, लेकिन उसके बाद भी अगर एक या दो कीवर्ड तुम्हें पता है और वो कीवर्ड कौन से टॉपिक से है, तुम बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आप बड़े बड़े होटल में जाओ तो प्लेटर बहुत बड़ा बड़ा होता है, इतनी बड़ी थाली होती है, उसके ऊपर इतना बड़ा ढक्कन होता है, पर अंदर जब खोलोगे तो डिश छोटी सी होती है। तो अक्सर ये जो बड़े बड़े क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड वाले कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, ये जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है ना, इनमें स्ट्रक्चर्ड, मैकेनिज्म, दिस सिस्टम, दिस अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मर्म इनका बहुत छोटा सा होता है। इनको आप इसको इजीली समझ ना पाए, इसके लिए इसको हार्ड बनाने के लिए क्वेश्चन में डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट पूछने की जगह सवाल बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि सवाल अननेसेसरी बड़ा हो जाता है और मेन क्रक्स या कोर सवाल का छोटा सा होता है। उस कोर को यदि आप पहचान गए, एक वर्ड भी अगर आपको आता है, अकाउंटेबल, डेमोक्रेसी, कोई भी एक शब्द आंसर का आता है, वो एक शब्द चाबी बन सकता है उस गुत्थे को, उस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम की गुत्थी को सुलझा के उसके कोर में पहुंचने की। अरे आप समझ रहे हैं, देखेंगे, ठीक है। यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए, मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके के आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसी पैटर्न में आपका प्रैक्टिस पेपर भी निकाला गया है, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक अलग से निकाला जाएगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर निकाला जा चुका है, प्रैक्टिस पेपर इन द फॉर्मेट ऑफ द 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10, ठीक है। सेक्शन ए 1 to 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसी में काफी टाइम जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आपके पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। ये एक सही स्ट्रैटेजी है, और भी सही स्ट्रैटेजीज हो सकती है। एक स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा जिससे आप कम टाइम में, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए, क्योंकि सोशल का पेपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप इजीली पेपर को टैकल कर सके। एनीवेज, 1 से 20 नंबर का एमसीक्यू आएगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 to 24 2 मार्क के क्वेश्चन है। शुड नॉट एक्सीड 40 वर्ड, ज्यादा लिखने की कोशिश, 40 वर्ड 4 लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि 4 लाइन कम से कम लिखना ही है। आप 2 से 3 लाइन लिखेंगे चलेगा, 4 लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। शुड नॉट एक्सीड लिखा है, ये क्या है ना, कहां लिखा है, कैरिंग 2 मार्क्स, आंसर टू ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड। ऐसा नहीं है कि कुड नॉट एग्जिस्ट, कि 4 लाइन से ज्यादा लिख दिया तो 1 नंबर काट देंगे, नहीं। आप कितना भी लिखे आपके नंबर नहीं कटेंगे। सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन दी जाती है कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 3-4 लाइन से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, बाकी साहब जैसी आपकी श्रद्धा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 to 29, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 5 क्वेश्चन 3 नंबर वाले, 30 से 33, 30, 31, 33, 4 क्वेश्चन 5 नंबर वाले। 5 नंबर के सभी क्वेश्चन में मोर और लेस चॉइस होती है कि या तो इस वाले का आंसर दे दो या उस वाले का आंसर दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 to 36, 34 to 36 का केस बेस्ड क्वेश्चंस, 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे होंगे, जैसा हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में होता है। क्वेश्चन नंबर 37 मैप वर्क है, ठीक है।
इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। ऐसे आपको 37 के 37 सवाल करने हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन कर लो, नहीं। ये स्टेट बोर्ड में होता है कि 50 सवाल देते हैं, बोलते हैं 35 करो। आपके यहां नहीं है, आपको 37 ही सवाल दिए, 37 के 37 करने हैं। हाँ, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस हो सकती है, पर क्वेश्चन 37 के 37 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऑलराइट, सेक्शन ए एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको पेपर से गो थ्रू करवाऊं, मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा। इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता, एक दर्शन आपको कराना चाहता हूं और आपको कुछ टिप्स एंड नंबर 1 स्ट्रैटेजी देना चाहता हूं, नंबर 2 टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूं कि किस तरीके से आप जो है इस पेपर को, मतलब आप किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से डरना नहीं है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देता हूं सबसे पहले, किस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, इस पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिसको एड्रेस करना है। आपके पास टाइम होगा 3 घंटे का, 15 मिनट आपको मिलेगा रीडिंग टाइम के लिए। अब स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता सर 15 मिनट में 20 नंबर के एमसीक्यू सॉल्व करें, या सर 15 नंबर में केस बेस्ड क्वेश्चन का, कई लोग बोलते हैं केस बेस्ड का पढ़ के रखो, या सर 15 मिनट में पूरा पेपर पढ़े। आप समझ रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली और ईमानदारी से साहब इस बात का जवाब देता हूं। 15 मिनट में आपको क्या करना है, आपको ना तो पहले एमसीक्यू की, अगेन ये एक स्ट्रैटेजी है, जो शुभम सर के स्टूडेंट्स है वो जानते हैं, हम एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती वाले स्टूडेंट्स हैं। सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग मैं बता रहा हूं, पर और मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं है। जो मार्ग मेरी मति से, जो मैंने महापुरुषों से सुना है, जो मुझे उचित लग रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए। महापुरुष यानी कि मेरे टीचर्स से, कि आपको जब पेपर मिलता है तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाता है एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू सिंपल नहीं होते। हु इज द नेशनल फादर ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, नन ऑफ दीस, ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे वो आपसे, है ना। वो आपसे कुछ घुमा फिरा के पूछेंगे, यू नो हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द फर्स्ट सत्याग्रह इन चंपारण बिहार, ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे। दिल्ली चलो का आंदोलन किसने दिया, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो टाइम कंज्यूमिंग आपका एमसीक्यू सेक्शन होता है और केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या करना है, देखिए, जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम आपको मिल रहा है, मेरी स्ट्रैटेजी ये होती है कि जो 20 के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है स्किप कर दो, नहीं पढ़ना है। मन कर रहा है तो 1-2 एमसीक्यू पढ़ लो, नहीं तो मत पढ़ो, स्किप कर दो। आप कहां से पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। यानी कि अगर बोर्ड का पेपर मान लीजिए आपकी, या ये स्ट्रैटेजी आप एक बार प्री बोर्ड में ट्राई करके देखिएगा आपके लिए काम करती है। यानी जो 20 नंबर का जो भी एमसीक्यू दिया हमको पढ़ना नहीं है साहब। 15 मिनट लगता है कि बहुत बड़ा समय है, पर वो रीडिंग टाइम क्यों कैसे निकल जाता है हमें पता नहीं चलता। आप 15 मिनट जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा, ओएमआर शीट वगैरह आप बोर्ड में भर चुके होंगे, आप सीधा क्वेश्चन नंबर 21 पे चले जाओ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, ये हम 13 पर ही आए हैं अभी तक, ठीक है, और नीचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, क्वेश्चन नंबर 18 भी पिक्चर बेस्ड है। ये है क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 17 पिक्चर बेस्ड था, 18, 19 और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन था एमसीक्यू का। मुझे पहले ही पता है 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 21 से अपना पेपर पढ़ना शुरू करूंगा। स्ट्रैटेजी क्या कहती है, स्टेप नंबर 1 20 एमसीक्यू छोड़ दो, स्टेप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 21 से पेपर पढ़ना शुरू करो। क्यों? कई क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस होती है। देखिए, एमसीक्यू 20 नंबर के हैं, 20 नंबर कम नंबर नहीं है, लेकिन एक सवाल एक ही नंबर का है। इसमें एक सवाल 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का भी हो सकता है। प्लस इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन में 15 मिनट के रीडिंग टाइम में डिसाइड कर दीजिए कि मुझे क्वेश्चन नंबर 24 में ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला करना है या और वाला क्वेश्चन करना है। ये आप कब कर पाएंगे, जब आप जल्दी आप रीडिंग टाइम में पूरा पेपर पढ़ेंगे। आप 21 से पेपर पढ़ना शुरू कीजिए और उसके बाद से पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मानो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। कंज्यूमर अफेयर्स रेड्स माल्डा मार्केट्स टू चेक, कंज्यूमर अफेयर ने रेट डाली, जैसे सीबीआई वाले रेट डालते हैं, कंज्यूमर अफेयर वाले भी दुकान वालों पर रेट डालते हैं कि बिल ठीक से दे रहे हो या नहीं, टैक्स ठीक से भर रहे हो या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एमआरपी के दाम के ऊपर तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो। सो कंज्यूमर अफेयर्स रेट्स माल्डा मार्केट्स टू चेक माल प्रैक्टिसेस, कंप्लेंट्स वे रिसीव्ड दैट सॉफ्ट ड्रिंक्स वे बीइंग सोल्ड एट अ हायर प्राइस। मालदा मार्केट में उन्होंने कुछ किया, रेट डाली, क्योंकि उनको कंप्लेंट थी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक के कोका कोला फेंटा का रेट ज्यादा ले रहे हैं एमआरपी से, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, विच सोर्स वगैरह नहीं पढ़ना है, टाइम पास नहीं करना है। विच कंज्यूमर राइट वाज बीइंग वायलेटेड इन द अबव इंस्टेंस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स बीइंग सोल्ड एट अ हायर प्राइस। आप कोई भी 25 रुपए का कोका कोला 35 रुपए में बेच रहे हैं, तो कौन से कंज्यूमर राइट का हनन कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा, विच कंज्यूमर राइट वाज लाइकली इन्वोक्ड इन रिस्पॉन्स टू दी कंप्लेंट्स, ठीक है। ये तो सबको पता है, राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर
जागो ग्राहक जागो। अगर ग्राहक को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे ठगा जा रहा है, तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूं, या मेरा कंज्यूमर राइट है, राइट टू सीक रिड्रेसल। मैं पूछ सकता हूं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं जवाब मांग सकता हूं, ये मेरा अधिकार है। जैसे आरटीआई में मैं जवाब मांग सकता हूं, वैसे इसमें भी मैं जवाब मांग सकता हूं। तो ये है, मान लेते हैं आपने दोनों को पढ़ा, उसमें से किसी एक का आंसर आपके माइंड में आया, दूसरे का नहीं आया, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप रीडिंग टाइम में इस क्वेश्चन को पूरा आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए। कई क्वेश्चंस होंगे कि रीडिंग टाइम में उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर पूरा आपके माइंड में आ जाएगा। कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनका थोड़ा बहुत आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूं जो पढ़ के आपको समझ ही नहीं आएंगे, पर आपका मेन मोटिव क्या है रीडिंग टाइम में 15 मिनट में, कि पेपर के सारे क्वेश्चन मन में छाप लेने नहीं, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है, ताकि जब आपको यह पता है कि पेपर में क्या क्या पूछा गया है, उस हिसाब से ही आप अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन तय कर पाएंगे, मुझे कैसे लिखना है, आपकी स्पीड की फ्लो को आप मेंटेन कर पाएंगे साहब। ठीक है, उसी तरीके से अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आए ना आए, हो सकता है मुझे सेकंड का आंसर आ रहा है, फर्स्ट का नहीं आ रहा सर, चलेगा, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। अब क्या है, मैं जब दोबारा इस क्वेश्चन में आऊंगा तो मुझे वापस ये 2 लाइनें नहीं पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अब रीडिंग टाइम मेरा चल ही रहा है 15 मिनट का, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 22 पे आऊंगा। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें की टर्म क्या दिख रहा है मेरे को, क्वेश्चन देखते ही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर मिल गया, तुरंत मन में आया कि इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन होगा। श्रुति परफॉर्म द वेब सर्च फॉर टीचर, श्रुति ने टीचर गूगल पे TEACHER एंटर, फिर वो गूगल इमेजेस में गई होंगी तो टीचर की जितनी इमेजेस है उसमें से 80% इमेजेस औरतों की हैं, महिला शिक्षकों की। फिर उन्होंने गूगल इमेजेस में PILOT पायलट सर्च किया, और जो ज्यादातर इमेजेस हैं वो लड़के पायलट्स की है, लड़की पायलट्स की नहीं है। इस बेसिस पे वो आपको पूछते हैं डिस्कस हाउ दीज वेब सर्च रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट सोसाइटल परसेप्शंस एंड द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। बाकी सब बकवास है, एक केस दिया है मेन आपको सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर की। जो एग्जांपल है कि श्रुति जब ये सर्च करती है टीचर तो ज्यादातर लड़की फीमेल टीचर्स की इमेज आती है, और जब पायलट सर्च करती है तो ज्यादातर मेल पायलट्स की इमेज आती है। ये एग्जाम्पल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है? अरे वही ये सोसाइटी में मेरे दिमाग में आ रहा है। आज सोसाइटी में अक्सर समझा जाता है कि जो पायलट का जॉब है वो बहुत काम और कूल रहने के, बहुत फिजिकल, बहुत ज्यादा टफ मेंटल जॉब है, तो मर्द अच्छे से कर पाएंगे। पायलट्स को फिजिकल टेस्ट भी काफी देना होता है, ऐसे ही नहीं आप पायलट्स एविएशन में जा सकते हो। प्लस जो टीचिंग है वो केयर का जॉब है और महिलाओं को बहुत केयरिंग माना जाता है, तो ये एक सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का पॉइंट होगा। एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द बेसिक राइट्स ऑफ पार्टी मेंबर्स विद इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट लैक इंटरनल डेमोक्रेसी और इन अ हाइपोथेटिकल डेमोक्रेटिक नेशन। अब ये और वाले क्वेश्चन, रीडिंग टाइम अभी भी चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से मैं डिसाइड कर लूंगा। देखिए यहां पे तो मैं आपको दोनों सवालों के जवाब बता दूंगा। मार्किंग स्कीम में आप खुद भी देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिल जाएगा, आंसर आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन आपका मेन उद्देश्य क्या है इस वीडियो में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप पहले ही चूज कर लेना कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है इसमें से, ठीक है। इस तरीके से अब मैं पूरा पेपर रीड नहीं करूंगा क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है, आप इस तरीके से पूरा पेपर रीड कर लेंगे, ठीक है। दिक्कत कहां आएगी, जब आप केस बेस्ड क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। अब आप पूरा पेपर रीड कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद आप केस बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ आ सकते हैं, ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, देखिए अब तक मैंने आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी दी। नंबर 1, जैसे ही 15 मिनट का रीडिंग टाइम, प्री बोर्ड में भी आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 से पेपर पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। कि अब ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको दी। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप पैसेज पढ़िए, ये भी केस बेस्ड क्वेश्चन भी रीडिंग टाइम में पूरा पढ़ लीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि केस बेस्ड क्वेश्चन में वो किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे। मान लो दिल्ली में कुछ हो गया है, मानो दिल्ली में कहीं आग लग गई, उदाहरण के तौर पे, वो नहीं है यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मानो दिल्ली में कहीं आग लग गई है, उससे किसी पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई मानो। अब हुआ क्या कि अब वो एक छोटा सा इंसिडेंट है, अब वो जो केस बेस्ड में केस दे करके, ये इंसिडेंट दे करके, केस दे करके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चंस कुछ भी और हो सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो केस दिया है कि दिल्ली में पटाखे की फैक्ट्री में आग लग गई है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में वो सवाल पूछेंगे कि वो फैक्ट्री कहां पर थी पटाखे वाली जहां आग लगी, नहीं, वो ऐसा नहीं पूछेंगे। इट इज हाईली अनलाइकली, हो सकता है एक आध केस बेस में कोई एक क्वेश्चन हो जिसका पैसेज आपको डायरेक्ट, जिसका आंसर आपको डायरेक्ट पैसेज में मिल जाए।
अदरवाइज केस बेस्ड पढ़ करके ये मान के चलिएगा कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें से कोई सवाल नहीं आएगा नीचे। ये बस मुझे एक टॉपिक का आइडिया दिया जा रहा है, अब उस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल वो केस बेस्ड में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट्स जुनून बैच से पढ़े हैं, जो चंद्रयान बैच से अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप चाहे तो आप एनरोल कर सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे बोर्ड के पेपर्स कवर करते हैं और किस तरीके से बोर्ड एग्जामिनेशन को करना है। आप एड्यूहैप के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, आप सिर्फ शुभम सर का कूपन यूज करेंगे, 15% डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा। जो प्राइजेस दिखती हैं वो बिल्कुल पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो इसीलिए ये सब बैचेस लाए गए हैं कि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। एनीवेज, यहां पे आपको 10th बोर्ड के पर्सपेक्टिव से क्या याद रखना है, ठीक है। हाँ, आपको याद रखना है कि आपको केस बेस्ड पढ़ना है, उसमें भी कहीं चॉइस होती है तो उस हिसाब से आप डिसाइड करके पूरा मैप वर्क आप पढ़ लेंगे, ठीक है। मैप वर्क में भी कोशिश करना कि पहले ही जितना मार्क कर सको मार्क कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है, द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, खुद मार्क करके दिया है, एब्सोल्युटली इट वाज अमृतसर, पंजाब, ठीक है। द 1927 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट दिस प्लेस, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रिक दी थी, वो मैं आपको भी आपके साथ भी शेयर करता हूं। ट्रिक क्या है, एक शॉर्टकट मैंने उनको दिया था, एनसीएम। अक्सर जब हम नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर पढ़ते हैं तो बड़ा मूवमेंट्स है उसमें, तो एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सीडीएम बोलते हैं, क्या है ना, आपको पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देता हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सीडीएम बोलते हैं। फिलहाल एनसीएम से आप याद रखिएगा 3 कांग्रेस के सेशंस हुए थे, ठीक है। एनसीएम से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो होता है, एनसीएम से और क्या होता है, एनसीएम से होता है नागपुर, एनसीएम से होता है कैलकाटा और एनसीएम से होता है मद्रास। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये जो इन्होंने इस प्रैक्टिस पेपर में दिया है। अब आपको 10th बोर्ड ने पहले ही जब सिलेबस निकाला था तो लिस्ट दे दी थी कि हम यही मैप वर्क पूछेंगे, तो नेशनलिज्म इन इंडिया से कांग्रेस सेशंस में सिर्फ ये एनसीएम नागपुर कैलकाटा मद्रास, सिर्फ यही 3 कांग्रेस सेशन आपसे पूछे जाएंगे। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट बी ऐसा है जहां पे एक कांग्रेस सेशन हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या नागपुर यहां पे हो सकता है, क्या कैलकाटा यहां पर हो सकता है? नहीं, नागपुर तो कहीं महाराष्ट्र में होना चाहिए, कैलकाटा कहीं वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, तो ये तो बचा एक ही, 2 एलिमिनेट कर दिया तो बचा ही है, तो बी शुड बी मद्रास। अब वो क्या डिस्कस किया था, 1920 में हुआ था या 1927 में, नन ऑफ योर कंसर्न, यूज दिस शॉर्टकट, और अगर खुद लोकेट करके दे देते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। मैप वर्क तो 2 नंबर मेरे हाथ में ऐसे ही आ गए, ठीक है। उसके बाद डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलज, ठीक है, डैम सतलज रिवर के ऊपर जो डैम है वो सब मुझे मार्क करना है, ठीक है, इसी मैप में मार्क करना है ना। तो सतलज रिवर के ऊपर कौन सा डैम मार्क्ड है, इस तरीके से मैप वर्क आप पहले से कर लेंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, है ना, तारापुर है, काकरापाड़ा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें मार्क, ठीक है। मैप आपको अलग से भी दिया जाएगा। अब आपने पूरा पेपर पढ़ लिया है, मैप वर्क भी आपने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, एमसीक्यू जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए, एमसीक्यू मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है इस पेपर को, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, मार्किंग स्कीम अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है तो मार्किंग स्कीम में देखिएगा, मैं इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके कराऊंगा, एमसीक्यूज पूरे के पूरे करा दूंगा 20 के 20, और कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि देखिए, नॉलेज तो होना चाहिए, तभी आप बोर्ड में अच्छे नंबर, बिना आप कितनी भी स्ट्रेटेजी ले ले पर आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप कभी आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आंसर किस तरीके से देना है, वो साहस और वो सामर्थ्य है ना, हम मेरे गुरु कहा करते हैं, वो जीवन जन्म निरर्थक है ना, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार ना हो, निष्फल वह बल विद्या वैभव, जिससे जग का उद्धार ना हो। उसी तरीके से वो ज्ञान निष्फल है, वह ज्ञान पढ़ाई निष्फल है ना, जिससे पढ़ने का सामर्थ्य ना हो, जिससे पढ़ने का विश्वास ना हो। जिस स्टूडेंट में आत्मविश्वास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। मैं यहां आपको भाषण नहीं दे रहा, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। बोर्ड में कई क्वेश्चन होंगे, हम टीचर्स भी कुछ क्वेश्चन सीबीएसई के देखते हैं तो हम भी हिल जाते हैं कि नहीं अच्छा क्वेश्चन है। तुम कैसे नहीं हिलोगे? तुम समझ रहे हो, हिलता क्यों नहीं? अंगद का पांव क्यों नहीं हिला? क्योंकि प्रभु पर अटल विश्वास था। तनिक भी अविश्वास होता तो हिल जाता। इंद्रजीत तक उसके पांव को नहीं हिला पाए।
तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आए, तुम्हारा मन डगमगाएगा कब? नहीं, तुम्हारा मन तब नहीं डगमगाएगा जब विश्वास होगा कि मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, मुझे क्वेश्चन का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक शब्द भी उस क्वेश्चन में ऐसा होगा जो मुझे समझ में आ रहा है, वही मेरा कल्याण कर देगा। समझ रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं हाउ टू राइट द आंसर्स। पहले कॉन्फिडेंट बनो। It doesn't matter you score a 75 out of 80 और you score a 55 out of 80 और you score a 45 of 80। तुम्हारी सेल्फ एस्टीम ये नंबर नहीं, तुम खुद निर्णय करते हो। जिसकी सेल्फ एस्टीम अच्छी है वो तगड़ा बच्चा है, जो होगा देखा जाएगा, मैं गलत नहीं हूं, मैं अपनी पूरी शक्ति से लड़ूंगा इससे। ठीक है, दशानंद रावण कहा करते थे, अंतिम प्रसंग सुना रहा हूं, फिर आ रहा हूं इस पे। दशानंद रावण क्या कहा करते थे? वो कहते थे जब अंत में युद्ध करने गए, कुल के इंद्रजीत वगैरह सब मर गए, कुंभकर्ण वगैरह, अब रावण अकेला बचा है, तो रावण गया युद्ध करने से पहले शिव जी के पुजारी थे तो उनके मंदिर में गया और बोला कि मैं जानता हूं कि मुझसे अधर्म हुआ है। अरे शक्ति का लोभ तो आपके देवता भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, किंतु रावण ने, है ना, जिस मन से, जिस मति से इन शक्तियों का दुरुपयोग किया है, उसी मति से उसका दंड भी भोगेगा। तो हमेशा तैयार रहो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, हाउ वाज रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड इन टर्म्स। अब आप 20 की पूरा पेपर पढ़ लिया। जबरदस्त संभावनाएं, हो सकता है कि 15 मिनट आपका टाइम खत्म हो जाए, हो सकता है कि टाइम बचे, जो कि 90% केसेस में थोड़ा टाइम तो बचता ही है। फिर उस टाइम में एमसीक्यू पढ़ना आप शुरू करेंगे। ठीक है ना, कम से कम 3 एमसीक्यू ऐसे होंगे एक एक नंबर वाले जो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपका 15 मिनट खत्म हो जाए, है ना, और उसके बाद आप अपना एमसीक्यू से ही आप स्टार्ट कीजिएगा या 5 नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सलाह ये दी जाती है कि जो लॉन्ग फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाले, वो आप पहले लिखना स्टार्ट करें, पर बशर्ते आपको 5 नंबर के 5 जो सवाल है वो आते हो। ठीक है, या आप एमसीक्यू पढ़ के एमसीक्यू से भी सॉल्व करना और पेपर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए, मैं जानता हूं कि रिकॉर्डेड क्लास है, पर इसमें हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने ये पेपर पहले नहीं देखा है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैंने ऊपर से स्क्रॉल करके देखा है, पर मैंने एक एक करके क्वेश्चंस पढ़े नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है ना, पूरा पेपर मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा पेपर पढ़ा है मैं मानता हूं, पर पूरा पेपर नहीं पढ़ा है। तो अभी हम यहाँ पे क्या एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ पे मैं एक स्टॉप वॉच लगाऊंगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, वैसे मैं स्क्रीन में भी लगा सकता हूँ, लेकिन स्क्रीन में लगाऊंगा तो प्रोबेबली फिर वो मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करके देखता हूँ, मेरे ख्याल से मुझे इसे यहाँ से बुलाना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरा आइडिया यही था। ठीक है, फिलहाल तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं फ़ोन में लगाता हूँ, एक स्टॉप वॉच लगाऊंगा और देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस करेंगे। कोशिश करेंगे 1 मिनट से ज़्यादा हम टाइम ना दे, ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो ये मैंने एक बार मैं स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूँ, ऑफ करने के बाद मैं आपको टाइम दिखाऊंगा। ठीक है, ये स्टॉप वॉच मैंने ऑन किया। टेंशन नहीं लेने का, ज़्यादा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का। यहाँ हाउ वॉज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा है। हाउ वॉज द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 परसीव्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज बाय इंडियंस। इंडियंस ने किस तरीके से परसीव किया फंडामेंटल राइट्स, सिविल लिबर्टीज। सिविल लिबर्टीज मतलब नहीं समझ में आ रहा, मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 परसीव्ड इन टर्म्स बाय इंडियंस, किसी भी टर्म में इंडियंस ने कैसे परसीव किया रॉलेट एक्ट को। इट वॉज व्यूड एज अ रेग्रेसिव लेजिस्लेशन इन फेवर ऑफ द मेजोरिटी इंडियंस। नहीं सर, रॉलेट एक्ट फेवर में नहीं था मेजोरिटी इंडियंस की, ये ऑप्शन गलत होगा। इट वॉज कंसिडर्ड एज सीवियरली कर्टेलिंग टू द राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये सर समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं, नीचे आता हूं। ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन, इट वॉज सीन एज अ नेसेसरी मेजर टू प्रिवेंट कम्युनल टेंशन। हिंदू मुस्लिम दंगे रोकने के लिए। नहीं सर, ये गलत है, इसके लिए रॉलेट एक्ट पास नहीं हुआ था। इट वॉज रिगार्डेड एज अ सेफ गार्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ब्रिटिश सोल्जर्स। नहीं सर, ब्रिटिश सोल्जर को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होगा, ये तो हमको प्रताड़ित करने के लिए। मेरे ख्याल से यही सही आंसर होगा। ठीक है, क्या दिस ऑप्शन नंबर बी, इट वॉज कंसिडर्ड एज सीवियरली कर्टेलिंग द राइट ऑफ टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, जो पर्सनल लिबर्टी का भारतीयों का, हाउ इट वॉज परसीव्ड इन टर्म्स, जो भी टर्म्स हो बाय इंडियंस, इंडियंस ने कैसे परसीव किया, तो इंडियंस ने उसको परसीव किया एज सीवियरली कर्टेलिंग टू द राइट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि हमारी पर्सनल लिबर्टी को, पर्सनल स्पेस को काट रहे हैं ये। ठीक है, ये हो गया। सर दूसरा सवाल देखता हूं। ठीक है, हाँ दूसरा सवाल, यस। अंकुर, अच्छा केस दिया है, अंकुर और रेसिडेंट क्या करना है, मुझे पूरा केस पढ़ना है।
अंकुर, अ रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान, डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल वाटर। इसका मतलब नहीं पता हो रहा है, अब वहां पे सोचने मत लगना सबमर्सिबल मतलब क्या है। आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अंकुर, अ रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान, डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ वाटर पंप, ठीक है, वाटर पंप लगाया इन हिज हाउस, केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ 250 to 300 मीटर। अब अगेन कई स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मैं आपको बताता हूं। हट जा यार, तो ये नहीं हटेगा, तुम यहां ध्यान दो। मैंने यहां स्टॉप वॉच लगाया है, बिल्कुल मैं जानता हूं, मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि 1 मिनट में एक 1 मार्क क्वेश्चन कर ले, पर आप इसमें मत पड़िए प्लीज़। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने के चक्कर में, कि एमसीक्यू ने अगर मेरा ज़्यादा टाइम ले लिया तो मेरा पेपर में मेरे को बाकी बड़े बड़े लॉन्ग आंसर लिखने में टाइम नहीं मिलेगा, इस चक्कर में जल्दबाजी में वो गलती करते हैं। मैं भी वो गलती कर रहा था, फटाफट अंकुर रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान, ये इस तरीके से आप मत कीजिएगा। मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ कृपा से, तो मुझे आइडिया है, मैं फटाफट पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी गलती से सीखता हूँ। हम जितना टाइम हो, वी डोंट केयर अबाउट द टाइम, ठीक है, हम आराम से करेंगे, ठीक है, अपना पेपर। ऑलराइट। अंकुर, अ रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान, डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल वाटर पंप, ठीक है। इसको भी क्या हो गया, ये भी हट नहीं रहा है अभी, एक सेकंड रुको। हाँ, यस, यस, अंकुर, रेसिडेंट फ्रॉम राजस्थान, डिसाइडेड टू इंस्टॉल अ सबमर्सिबल, पता नहीं कोई तो वाटर पंप लगाया, मर्सिबल चिर्सिबल, इन हिज हाउस, केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर फ्रॉम डेप्थ्स ऑफ, ठीक है, 250 से 300 मीटर का जमीन से पानी, ठीक है सर। दिस प्रैक्टिस ऑफ इंस्टॉलिंग सिमिलर पंप्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अक्रॉस द स्टेट, विच ऑफ द, अब इसकी तरह, अंकुर की तरह सब लोग जमीन में गड्ढा डाल डाल के पंप से पानी निकाल रहे हैं जमीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल दिस ग्रोइंग प्रैक्टिस मोस्ट लाइकली लीड टू इन द नियर फ्यूचर। बहुत सारे लोग अगर अपने घरों में पानी यूज करने के लिए ग्राउंड वाटर से निकालेंगे तो क्या होगा फ्यूचर में, डिक्लाइन इन द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। पानी की क्वालिटी पे तो असर नहीं होगा, पानी कम हो जाएगा। रिड्यूस मॉनसून वाटर, पता नहीं। इंक्रीज नंबर ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, पता नहीं। वाटर स्केर्सिटी रिजल्टिंग एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, हाँ एक्सेसिव यूटिलाइजेशन हो रहा है, पानी की कमी हो जाएगी क्योंकि काफ़ी एक्सेसिव यूटिलाइजेशन है, ये सही होगा, ठीक है। जीवन में एग्जाम में स्वभाव बनाइए, कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके बारे में आप श्योर नहीं होंगे कि ये सही आंसर है या नहीं है। आगे बढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, हो सकता है कि आगे आपको आपका डेफिनेटिव आंसर मिल जाए। डी इसमें सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। वाटर स्केर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूटिलाइजेशन, काफ़ी ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे सब लोग, है ना, किसकी तरह, अंकुर की तरह, तो काफ़ी पानी यूज़ होगा और वाटर की स्केर्सिटी होगी, ठीक है। ऑब्जर्व द मैप गिवन बिलो शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया। थर्मल पावर, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ट्रिक क्वेश्चन है, इसको लॉजिकली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट अक्रॉस इंडिया, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर रियल टाइम एयर पोल्यूशन लेवल्स। पोल्यूशन किस जगह पे ज्यादा होता है, अ हाई AQI रिप्रेजेंट्स पुअर एयर क्वालिटी। ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि प्रदूषण बहुत है, कम है तो बढ़िया है। Accordingly, which of the following regions marked on the map is likely to experience comparatively better AQI, ठीक है। comparatively कहाँ पे better होगा, pollution कहाँ कम होगा, वो मुझे बताओ, ठीक है। which place is likely to have a comparatively better AQI, ठीक है। better AQI मतलब सर समझ में नहीं आ रहा, है ना। the air pollution, a high AQI represents poor, better AQI यानी कि कम AQI होना चाहिए तभी better होगा। क्यों, क्योंकि AQI अगर ज्यादा है तो प्रदूषण ज्यादा है, AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है तो प्रदूषण कम है, तो यहां सबसे कम प्रदूषण कहां पे होगा, ठीक है। अब ये आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। देखिए ये जो गोला बना है यहाँ पे काले रंग का, ये ठीक से दिख नहीं हो रहा, इसका मतलब है आयन ओर माइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे P में अगर आप देखेंगे, पॉइंट P में सारे गोले बने हैं, सारे आयन ओर माइंस हैं, ठीक है। P में क्या है, सारे के सारे आयन ओर माइंस, P में है सारे के सारे आयन ओर माइंस, ठीक है। ट्रायंगल, सॉरी आयन ओर फील्ड्स, माफ कीजिएगा मेरी गलती है। सर्कल मतलब आयन ओर फील्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना है, ट्रायंगल का मतलब है आयन ओर माइंस, ठीक है। छोटा सा रेक्टेंगल बना है, सॉरी स्क्वायर बना है, आयन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट्स, फिर मैंगनीज का सिंबल है, बॉक्साइट का सिंबल है, और स्टार जहां बना है वो माइका का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बेटा मेरे से पूछा गया है कि इनमें से PQRS ये क्या दिया गया है, ये मुझे 4 रीजन्स दिए गए हैं, ठीक है ना। क्या दिए गए हैं मुझे,
4 रीजन्स दिए गए हैं, ठीक है, P Q R S। इन 4 रीजन्स में साहब सबसे कम प्रदूषण कहां पे होगा? तो यहां पे गोला गोला, यहां पे आयन की फील्ड है, आयन और फील्ड। क्यू में क्या है? क्यू में भी बहुत सारे गोल हैं, आयन और फील्ड्स। आर में खाली एक रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, आर में बीच में खाली एक रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, खाली एक रेक्टेंगल दिख रहा है। इसका मतलब रेक्टेंगल मतलब आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट की, यहां पे पोर्ट है, यहां पे कोई फील्ड वील्ड नहीं है, यहां पे ना तो कोई माइन है ना तो कहीं पे फील्ड है। देखिए फील्ड, आयन, फील्ड का मतलब होता है कि जमीन में आयरन है, माइन का मतलब होता है कि तुमने उसके ऊपर माइन बना के तब तुम निकाल रहे हो। यहां पे ना तो फील्ड है, यहां ना तो माइन है, यहां खाली पोर्ट है, ठीक है। एस में गोले 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 आयन और फील्ड है। तो अब पोल्यूशन सबसे कम कहां पे होगा? किस जगह का AQI बेटर होगा, यानी कि कम होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेटर AQI, किस जगह का बेटर AQI होगा, ठीक है। तो AQI किस जगह का बेटर होगा ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब बेटर AQI आप कैसे निकालोगे कि देखो यहां हर जगह पे या तो कोई आयन फील्ड है या आयन माइन है, केवल R एक जगह है जहां पे सिर्फ एक पोर्ट है, पोर्ट से कुछ नहीं होगा। तो मैं गेस कर रहा हूं कि R सही आंसर होगा, पर मुझे ऑप्शन देखने होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन में एक या दो साथ में दे दिए हैं, P and Q, Q and R, ऐसा कोई ऑप्शन है? PQRS नहीं, PQRS सिंपल ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से हर जगह कोई ना कोई माइन या फील्ड तो है, सिर्फ R ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ एक आयन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, क्योंकि यहां पे रेक्टेंगल बनाया, सॉरी स्क्वायर बनाया छोटा सा। तो R को मैं यहां टिक करूंगा, R यहां पे सही आंसर होगा। ये ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लेकिन which method of energy production is environmentally friendly and practical for powering homes across regions in India? इसमें ऑफकोर्स सोलर सही होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली, ना तो कोल है ना न्यूक्लियर है ना डीजल है, सोलर पावर पैनल सही होगा, ठीक है। रीना अ 28-year-old woman फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। मार्जिनलाइज्ड मतलब क्या होता है, चलो यहीं पे आपको बताता हूं, ठीक है। ये आपको पेपर दिख रहा है ना CBSE का, यहाँ पे आप दर्शन कीजिएगा साहब, यहाँ पे मार्जिन दिख रही है आपको, ये मार्जिन होगी, ठीक है, ये मार्जिन है, यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्जिन है, ठीक है। इस मार्जिन है, ये पूरा मार्जिन ऊपर तक जा रहा है, क्या पूरा मार्जिन ऊपर तक जा रहा है, नीचे तक जा रहा है? अब इस मार्जिन के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्जिन में लिखा है ना। अब मार्जिन बाकी पेज से तो अलग है, तो जैसे मार्जिन बाकी पेज से अलग होता है, आपकी नोटबुक में भी मार्जिन होता है जहां पे आप क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर लिखते हैं, तो मार्जिन पूरे पेज से अलग है। वैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो पूरी कम्युनिटी से अलग कम्युनिटी है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं। मार्जिनलाइज्ड यानी कि पता नहीं आदिवासी होंगी, खैर इज अनएजुकेटेड, कम पढ़ी लिखी है। रीना 28 वर्षीय महिला मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से है, कम पढ़ी लिखी है, बट अडेप्ट एट मेकिंग ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे से बना लेती हैं। हर फैमिली टॉयल्स हार्ड टू अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स एवरी डे। 2 वक्त की रोटी के लिए भी परिवार को बहुत दिक्कत होती है। रीना कम पढ़ी लिखी है, 28 साल की, लेकिन कम पढ़ी लिखी है, लेकिन हाथ से ना खिलौने विलौने हैंडीक्राफ्ट्स बना लेती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली विच डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव वुड बी मोस्ट क्रूशियल फॉर इंप्रूविंग रीना एंड हर किन्स वेलबींग? रीना के लिए और उसके परिवार के लिए क्या डेवलपमेंटल गोल होना चाहिए? इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, ठीक है, क्या है? इंक्रीजिंग एक्सेस टू क्लीन एनर्जी इन रीनास कम्युनिटी। नहीं, ये सर एनर्जी से, बिजली और वो गैस से तो अभी नहीं होगा। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रीना एंड अदर आर्टिजन्स। अगर रीना को और अच्छा काम आता है, वो पहले ही अपने काम में अच्छी है, और अच्छा काम आएगा तो शायद वो और ज्यादा पैसे कमा पाएगी, ये हो सकता है। ensuring that Reena has the same rights and opportunities as men in her community, यही हो सकता है मर्दों को ज्यादा पेमेंट देते हो वहां पे। लेकिन रीना और उसके परिवार वालों की हालात क्या संभालेगा? आप खुद सोचिए, अब आप धर्म संकट में हो, लेकिन निर्णय आपको लेना है कि रीना का काम, रीना आज 20 रुपए का काम कर रही है, कल को रीना का 100 रुपए का काम हो जाए, रीना का काम अच्छा हो या उसको और किसी जो जेन से उसको सेम पेमेंट मिले। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सी सही होगा, हालांकि मैं भी कंफ्यूज हूं, कुछ लोग डी को टिक करेंगे, ठीक है, पर मेरे हिसाब से सी सही है। क्रिएटिंग मोर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रीना एंड अदर आर्टिजन्स। अदर आर्टिजन्स में लेडीज जेंट्स दोनों आ जाएंगे, है ना। अदर फीमेल आर्टिजन्स तो नहीं लिखा है ना, तो सी सही होगा कि रीना को अगर अपना काम और अच्छा आएगा तो ज्यादा पैसा कमाएगी। इंडियाज ग्रीन एनर्जी गोल्स हैव अ सीरियस प्रॉब्लम, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये पक्षी है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बक है जो भाई के थोड़ो, वो ग्रेट इंडियन बक अलग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है पक्षी।
A Wildlife Institute of India survey covering 80 kilometers of power lines across the Thar Desert found 4 bustard, which are critically endangered species. Deaths during a single year due to high transmission bias, including some connected to wind turbines. देखो बिजली के तार है, उसमें ये उड़ता हुआ पक्षी कभी कभी फंस जाता है या उस वजह से उसको दिक्कत होती है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहे शुड द इंस्टॉलेशन ऑफ सच पावर लाइन्स बी रिकंसिडर्ड, ठीक है, इन एरियाज वेयर सच स्पीशीज आर फाउंड। क्या उन जगहों पे ये नहीं लगाना चाहिए। येस, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन शुड बी एक्सप्लोर्ड टू मिनिमाइज द रिस्क, ये हो सकता है। येस, द गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज द ओनली गोल विच शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, ये भी हो सकता है। नीचे जाके देखता हूँ, ठीक है। नो द बेनिफिट्स ऑफ पावर लाइन्स आउटवे द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्पीशीज, नहीं, पावर लाइन्स का बेनिफिट आउटवे नहीं करेगा स्पीशीज को। नो द स्पीशी इज नॉट येट एक्सटिंक्ट एंड करेंटली नो एक्शन नीड्स टू बी टेकन, नहीं, स्पीशी तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ए और बी में से प्रोबेबली ए इसमें सही आंसर होगा। गट फीलिंग साथ, यस ऑल्टरनेटिव, गलत है, हम ए के साथ बढ़ेंगे। यस, ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ पावर जनरेशन, ऐसा नहीं कि पावर जनरेशन बंद कर देंगे कि जैसा यहाँ लिखा है कि प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज द ओनली गोल, नहीं, बिजली पैदा करना भी जरूरी है। हाँ, तुमको तार से प्रॉब्लम है, तार हटाओ, सोलर पावर लगाओ। विंडमिल के तार से प्रॉब्लम है ना, सोलर पावर लगाओ, तो ऑल्टरनेटिव सोर्स यूज करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, शुरू के 2 लाइन नहीं पढ़ने का, डायरेक्ट असर्शन। तुमको पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, डायरेक्ट असर्शन और रीजन पे। पावर शेयरिंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, हाँ सही है, खूब चांगला बोलते हो, सही है। पावर शेयरिंग एंश्योर्स दैट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्या बोल रहे हो, पावर शेयरिंग ensures that different social groups are included in decision making process, reducing marginalization and fostering inclusivity, ये भी सही है। पावर शेयरिंग ensures different social groups are included, ठीक है। दोनों रिलेटेड है क्या, पावर शेयरिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो सबको इंक्लूड करता है अपने साथ, हाँ सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं हम। इन एन इंडियन स्टेट कम्युनिटीज एक्स एंड वाई, एक कोई भारत का राज्य है मानो बिहार, उसमें एक्स और वाई 2 कम्युनिटीज है, ठीक है, आर एंगेज्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट ओवर इशू ऑफ कोएग्जिस्टेंस, आर एंगेज्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग conflict over issues of coexistence and resource sharing. The tensions have intensified, leading to a demand from both communities for self-administration. What is the दोनों communities self-administration चाहती है. What is the best resolution to this conflict? Collapsing the present government due to its inefficiency, ये तो सही नहीं है. Delaying the demands of self-administration and maintaining the current power structure, नहीं, लोगों को पसंद नहीं है. Imposing strict regulations to control the movements and interactions of both communities, नहीं. Establishing a power sharing arrangement where both communities have a role in decision making, सही है. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन, तो ये हो गया आपका सही ऑप्शन. फिर which of the following is a definite indicator of the successful implementation of democratic governance? किस देश में डेमोक्रेसी है, इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा? डेफिनेटिव इंडिकेटर क्या है? उस देश में फ्री इकोनॉमी डिक्टेटेड बाय मार्केट फोर्सेस, पता नहीं सर, आगे बढ़ो. प्रोविजन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज टू सिटीजन्स, सबको बराबर चीज सामान मिले, एम्यूनिटीज मिले, सही लग रहा है, आगे बढ़ूंगा. लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पता नहीं, गलत लग रहा है ना. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स, ये भी सही लग रहा है. अब या तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, या ऑप्शन नंबर डी सही है. क्या ऑप्शन ए सही है, सी सही है, या डी सही है? ठीक है. फ्री इकोनॉमी डिक्टेटेड बाय मार्केट फोर्सेस, नहीं, मार्केट फोर्स का डिक्टेटेड शब्द तो गलत लग रहा है. डिक्टेटेड शब्द तो डेमोक्रेसी में कहीं नहीं आना चाहिए, ये गलत होगा शायद. एक स्टूडेंट का लॉजिक मैं लगा रहा हूं, इस तरीके से लगे. सी और डी में से, ठीक है, सी नहीं, मान लीजिए, माफ कीजिए, बी और डी में से, किस में से? बी और डी में से एक सही होगा. डेमोक्रेटिक संस्था कौन सी होती है? प्रोविजन ऑफ बेसिक कम्युनिटीज टू सिटीजन्स, यानी कि हेल्थ केयर, ये सब नागरिकों को मिले, स्कूल. ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स, लोगों को. अब फिर धर्म संकट, निर्णय आपको लेना है. लोकतांत्रिक देश कौन सा है जिसमें लोगों को बेसिक फैसिलिटीज दी जा रही है? हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, स्कूल, फलाना ढिमकाना, बेसिक फैसिलिटीज दी जा रही है, या जहां पे लोगों को अधिकार दिए जा रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. मेरी समझ से डेमोक्रेसी तभी बनती है जब लोगों के पास राइट्स हो. फैसिलिटीज बाद में आती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है, पर राइट्स मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो धर्म संकट में निर्णय मैं लूंगा डी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट्स. कोर्ट वगैरह होनी चाहिए जो पीपल के राइट्स को प्रोटेक्ट करे. खाली स्कूल कॉलेज खुलवाने से लोकतंत्र नहीं चलता है. असर्शन एंड रीजन, 2 स्टेटमेंट ऊपर की नहीं पढ़ेंगे, सीधा यहां आते हैं. ठीक है, असर्शन पढ़ते हैं.
ऑलराइट ऑलराइट, आई एम कमिंग, यस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs की बात हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। वो औरतें 20-20 रुपये जमा करती हैं रोज़, महीने में 2 साल 6 महीने में काफ़ी पैसा हो जाता है। रोज़ 6-7 औरतें 20-20 रुपये, रोज़ का 200-250 रुपये जमा करोगे, 150-200 रुपये, और ऐसे 6-7 महीने में ठीक ठाक अमाउंट हो जाता है। किसी घर में कोई बीमार हो गया तो वहाँ से पैसे ले लिए, इलाज कराया, बाद में धीरे धीरे दे देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है यही नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। रीजन, दे कॉन्ट्रीब्यूट टू अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी। सेल्फ हेल्प ग्रुप से ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक पावर एंड अपॉर्चुनिटी का होता है, ये सही लग रहा है, रीजन सही है। असर्शन पता नहीं सर सही है या गलत है, कुछ पता नहीं है असर्शन में, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, असर्शन में पता नहीं है, कोई बात नहीं, इतना पता है कि रीजन 100% सही है। तो एक ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दूंगा यहाँ पे, कौन सा वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा, A is true but R is false, A is true but R is false, ये गलत होगा ये ऑप्शन, क्योंकि R ट्रू है मैंने अभी देखा था। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे जीवन में जो प्राप्त हुआ है, एक गया ना उस पर ध्यान दो, 3 नहीं गए हैं वो बाद में देखेंगे। एक ये ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे देखना है A फॉल्स है या A ट्रू है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे कल्पना करता हूं कि पहला केस की A ट्रू होगा, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात यहां पे हो रही है, यहां पे कंट्रीब्यूट टू मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सबको इकोनॉमिक पावर है, सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो दोनों में रिलेशन है, वो तो सही है। अब बात आ जाती है स्टेटमेंट सही है या नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से सही है, सही है। तो A एंड R, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन से, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, ठीक है। क्यों हमने इसको चूज किया मैं बता रहा हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ठीक है, अभी भी 20 मिनट पूरे नहीं हुए हैं, तुम यहां ध्यान दो। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जब सबका अधिकार है कि कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना है, कब उसको अपने जरूरत के लिए पैसा चाहिए, आज 20 रुपये नहीं आज 10 रुपये ही दे पाऊंगी, तो ये सब अच्छी बात है, इसी को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी एम्फेसाइजेस दैट, बाप रे इतना बड़ा बड़ा शब्द है, इसमें मुझे कुछ समझ में आ रहा है, सब्सिडायरिटी वगैरह समझ में नहीं आ रहा है सर। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडायरिटी एम्फेसाइजेस दैट डिसीजन शुड बी मेड बाय द पीपल हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय देम, प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइजेशन, पता है सर, एफिशिएंसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस विथ हायर लेवल्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, with higher levels of authority intervening only when lower level authorities are unable to address certain issues effectively। तभी इंटरवीन करो जब लोकल अथॉरिटी अपना इशू ठीक से ना सुलझा पा रही हो। डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब यही होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स लेजिस्लेशन इज इन अलाइनमेंट विद द प्रिंसिपल स्टेटेड अबव। सेपरेशन ऑफ, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको दर्शन करनी है। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, नहीं, ये तो पावर शेयरिंग है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, ये हो सकता है, फिर भी मेरा धर्म में आगे पढ़ूंगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू फॉर्म एंड ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, नहीं, तो इसमें बी सही होगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबलाइजेशन इज द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंट्स ग्लोबलाइजेशन, एन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पोर्टल फॉर गुड्स सोल्ड बाय लोकल वेंडर्स रन बाय इंडियन गवर्नमेंट, हो सकता है। एन आइकिया स्टोर, आइकिया जिनको नहीं पता एक इंटरनेशनल कोरिया की कंपनी है, कोरिया की नहीं शायद स्वीडन की कंपनी है, माफ कीजिएगा, स्वीडन की कंपनी है। ये लोग फर्नीचर बेचते हैं, तुम बस इतना याद रखो। इनके फर्नीचर में क्या खासियत है कि मतलब, अरे मतलब यूज एंड थ्रो फर्नीचर, मतलब खुद तुम असेंबल कर सकते हो, ठीक है ना, एकदम हार्ड फर्नीचर नहीं होते, लाइट फर्नीचर होते हैं, मजबूत होते हैं, और जैसे स्टूल होगा तो उसमें मॉडल जैसे होते हैं, जैसे ट्रेन के मॉडल से बच्चे ट्रेन बनाते हैं, इनके फर्नीचर से तुम घर में बना सकते हो। खैर, आइकिया का यानी कि स्वीडन की कंपनी का बेंगलोर में स्टोर है और प्रोडक्ट बना रही है जो चाइना में मैन्युफैक्चर हुआ है, तो मेरे ख्याल से यही होगा ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल। अ ट्रेडिशनल वियतनामीज मार्केट सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स इन हनोई, अ संडे मार्केट सेलिंग ग्रोसरीज प्रोड्यूस्ड लोकली। ग्लोबलाइजेशन क्या होगा, संडे मार्केट तो ग्लोबलाइजेशन नहीं है, वो गुड्स वो भी ग्रोसरीज जो लोकली होगी हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पोर्टल, ये तो परचारिंग वाला पोर्टल है फॉर गुड्स सोल्ड बाय लोकल वेंडर्स, लोकल वेंडर्स का गुड्स सोल्ड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अगर परचारिंग दे रही है तो भारत में ही दे रही होगी, ये भी गलत लग रहा है। ट्रेडिशनल वियतनामीज मार्केट सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स इन हनोई, वियतनाम
मार्केट का हैंडीक्राफ्ट, वियतनाम मार्केट का सामान हनोई में बिक रहा है, शायद ये हो सकता है। आइकिया स्टोर वाला, अब जिनको नहीं पता, हनोई वियतनाम का ही कैपिटल है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से जिसको नहीं पता उसको लग रहा है हनोई अलग जगह होगी, वियतनाम अलग जगह है, तो वियतनाम का सामान हनोई में बिक रहा है, हो सकता है ये ग्लोबलाइजेशन है। पर ऑप्शन बी भी सही लग रहा है। आइकिया स्टोर जो बेंगलुरु में है वो सामान बेच रहा है जो चाइना में बना है। स्टोर किसी और कंपनी का, किसी और देश में, सामान कहीं और का। आप में से कई लोग को आइकिया नहीं पता होगा, फिर भी आपको बेंगलुरु और चाइना पता होगा। अब बी और सी में फिर धर्म संकट में निर्णय तुमको लेना है। कई लोग सी टिक कर देंगे, मेरे हिसाब से बी टिक करना बेटर होगा, ठीक है। आइकिया स्टोर इन बेंगलुरु सेलिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। The Indian masses willingly participated in the civil disobedience movement despite the challenges faced during the non-cooperation movement. Non-cooperation movement फेल हुआ, फिर भी हमने civil disobedience movement लॉन्च किया। क्यों? इस बात को कौन सा कोट बहुत अच्छे से बताता है? The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. हाँ, ये सही लग रहा है। An eye for an eye only ends up making the whole world blind. नहीं, injustice anywhere is a threat to justice everywhere हो सकता है। ओबीडियंस इज द की टू अ पीसफुल सोसाइटी, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फेलिंग। हम फेल हुए नॉन कॉपरेशन में, बट राइजिंग एवरी टाइम। हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च किया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द पेंटिंग इंपीरियल, ठीक है। अभी हमारे 30 मिनट हो चुके हैं, पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था। आई एम श्योर कि अगर मैं 30 मिनट में इतने क्वेश्चन तक पहुंच सकता हूं, तो आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, या शायद थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर कर लेना। Given below is the painting Imperial Federation map of the world showing the extent of the British Empire. बुक की ब्रिटानिया की इमेज दी है। Which of the following elements depicted in the painting seem conflicting? क्या कटाक्ष लग रहा है, क्या गलत लग रहा है इसमें? Conflicting. The British soldiers and British colonies spread in both east and west. The variety of animals and costume figures depicting countries and their people. इंडिया को हाथी से रिप्रेजेंट किया है। Britannia, the personification of Britain seated on top of the world and the words Federation written at the top of the image. हो सकता है ये सही आंसर हो। C. D. The words freedom and fraternity written at the top and atlas depicting human labor holding the world upon his shoulders. फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी अंग्रेजों की हुकूमत में तो नहीं लग रहा है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। सी भी सही हो सकता है। अगेन धर्म संकट पर निर्णय लूंगा। ब्रिटानिया पर्सोनिफिकेशन ब्रिटेन की है, जो दुनिया के ऊपर बैठी है, ये तो गलत बात है, किसी को नहीं बैठना चाहिए ऐसे। वर्ड फेडरेशन उसके सर पे लिखा है, शायद फेडरेशन ब्रिटेन नहीं है, शायद सी सही होगा। डी देखता हूं। द वर्ड्स फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी रिटन एट द टॉप एंड एटलस लिखा है डिपिक्टिंग ह्यूमन लेबर होल्डिंग द वर्ल्ड अपॉन हिज शोल्डर्स। लेबर ने दुनिया अपने कंधे पे उठा रखी है ना। और फ्रीडम और फ्रेटर्निटी लिखा है, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। फ्रीडम और फ्रेटर्निटी अंग्रेजी सरकार में नहीं था। ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है कि एक तरफ फ्रीडम और फ्रेटर्निटी बोल रहे हो, दूसरी तरफ एक वर्कर के ऊपर ही तुमने दुनिया का बोझ डाल दिया है, ठीक है। अगेन ये उसका ब्लाइंड कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है। देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो द प्रिंट रेवोल्यूशन मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज वेर फंडामेंटली ऑल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। पता नहीं सर, आगे बढ़ता हूँ। रीजन Printing enabled intellectuals to produce, comment on and evaluate text which spread as ideas across Europe. हाँ, प्रिंटिंग से एनेबल तो हुए काफी लोग। तो R 100% सही है, A का पता नहीं, तो R is true, R is false वाला ऑप्शन कट कर दो। अब 3 ऑप्शंस में से सही होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज वेर फंडामेंटली ऑल्टर्ड विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग, सही है। ऑल्टर्ड मतलब चेंज हो गया, किस तरीके से नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अप्लाई करते हो प्रिंटिंग के बाद। सो अगेन बोथ A and R आर ट्रू एंड R एक्सप्लेन्स है। C. Which of the following is the primary factor which contributed to the emergence of multiple political parties at the same level in India? भारत में एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज क्यों हैं? फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, वेरिड इकोनॉमिक कंडीशंस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। सी. Which of the following policy decisions by the central government could potentially serve as a trade barrier? Strengthening export subsidies, simplifying custom procedures, implementing higher tariffs on imports, प्रमोटिंग फेयर ट्रेड। ट्रेड बैरियर कब लगाएगी भारत सरकार के साथ? एक्सपोर्ट पे सरकार पैसा दे, नहीं, उससे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कि भारत की कंपनी एक्सपोर्ट करेगी तो उनको सब्सिडी मिलेगी। सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर, नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंप्लीमेंटिंग हायर टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स, हाँ, अगर इंपोर्ट पे तुम बहुत ज्यादा टैक्स लगाओगे तो दूसरा देश तुम्हें सामान देगा नहीं, तो प्रोबेबली इससे ट्रेड बैरियर होगा। क्यों? ट्रेड में तुम्हें भी कुछ लेना होता है और दूसरे को भी कुछ देना होता है, तभी ट्रेडिंग होती है। तो मेरे ख्याल से सी सही होगा, इंप्लीमेंटिंग हायर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स। कार्टून है, ठीक है।
ओ शी डजंट, ये बहुत गलत बात है, पहले मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम लूँगा तुम्हें बताने के लिए। ओ शी डजंट वर्क, शी इज़ अ हाउसवाइफ। हालत देखिए आप इनकी, आपको दया नहीं करनी है, करुणा करनी है। करुणा वही आदमी सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझता, जो दया करता है वो कमज़ोर समझता होगा, हम नहीं करते, है ना। बहुत शक्तिशाली है, इनको ये बच्चे को संभालना है, यहाँ बच्चा है सर पे, घर के काम करने है, आदमी का उल्टा, ओ शी डजंट वर्क, वो काम नहीं करती, वो हाउसवाइफ है। अगर माँ ने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। अगर माँ मनाने को आई ना होती, अगर माँ ने बिगड़ी बनाई ना होती तो ममता मई माँ कहाई ना होती। तो आपको सम्मान करना है, ठीक है। यत्र नारी पूज्य है, हम ही कहते हैं साहब, रमन्ते देवता। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया, ये इसमें सही है, बाकी गलत ऑप्शन है, ठीक है। द कार्टून क्रिएटेड बाय नीलम बैनर्जी, तुम यहाँ ध्यान दो, अंधों के लिए सेम कार्टून डिस्क्राइब कर दिया गया है, उसी के हिसाब से पूछा गया है, सॉरी ब्लाइंड लोगों के लिए वैसा किया गया है। टेबल गिवन बिलो हाईलाइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन जो आपका टाइम वेस्ट करता है। द टेबल गिवन बिलो हाईलाइट्स द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन इंडिया। द डेटा फॉर द ईयर 2023 इज एक्चुअल फिगर्स, while द डेटा फॉर 2040 इज हाइपोथेटिकल। ठीक है, ये टेबल दिया है, तुम टेबल देखो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। डरने का नहीं आएगा तो नहीं आएगा, डरता कौन है, हम किसी से नहीं डरते सर। ये असली डेटा दिया है, ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1, हाइपोथेटिकल सिनेरियो 2, हाइपोथेटिकल सिनेरियो 3 सिनेरियो दिया है। आज की डेट में प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 44, सेकेंडरी 25, टर्सरी 31। 2040 में मानते हैं कि एक सिनेरियो है कि ये 20, 45, 35, मतलब ये इनका सिनेरियो है, 3 सिनेरियो होंगे। With all factors remaining the same, which the following scenarios would have the biggest impact on India's global leadership in the future? Difficult question है। फैक्टर सेम रहेंगे, यानी कि भविष्य में जो होगा वो होगा ही। क्या इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो देखना, सोर्स मत देखना, हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1, 2, 3, इनमें से कौन सा सिनेरियो है। सिनेरियो लिखा है ना तीनों जगह, ऊपर सिनेरियो नहीं लिखा है ना, स्टैटिस्टिका लिखा है, वो हटाओ, सिनेरियो देखो। इन तीनों में से, तीनों 2040 के सिनेरियो, इन तीनों में से कौन सा सिनेरियो होगा जब भारत का ग्लोबल लीडरशिप बढ़ेगा? कब? जब प्राइमरी सेक्टर में 20% लोग हो, सेकेंडरी में 45, टर्शरी में। ग्लोबल लीडरशिप कब बढ़ता है? जब फैक्ट्री आपके देश में ज़्यादा हो। हाँ, इसमें फैक्ट्री ज़्यादा है, 45%। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्री, इसमें फैक्ट्री कम है, इसमें फैक्ट्री ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से बोथ 1 और 3 में होना चाहिए। ओनली हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1, ये भी कोई सही कर देगा। ओनली हाइपोथेटिकल सिनेरियो 2, बक इसमें तो 60% किसान खेती कर रहे हैं, इतना नहीं चाहिए। आइदर हाइपोथेटिक सिनेरियो 1 और 2, 1 और 2 तो हो ही नहीं सकता। आइदर हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1 और 3। मेरे ख्याल से ग्लोबल लीडरशिप क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड हैव द बिगेस्ट इंपैक्ट ऑन इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन द फ्यूचर। देखिए, आप मार्केट के, दुनिया के लीडर तभी बन सकते हैं जब सेकेंडरी सेक्टर का आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। आत्मनिर्भर भारत से वो बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे देश में ही हम चीज़ें बना रहे हैं, तो 45 और 40 मेरे ख्याल से सही है। टर्सरी सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है टर्सरी सेक्टर। तो आई वुड से सिर्फ ओनली सिनेरियो 1 की जगह बोथ सिनेरियो 1 और 3 ले लेना। सो आइदर हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1 और 3, डी ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, सेम टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लाइकली टू बी करेक्ट? In scenarios 1 and 2, the secondary sector will need at least the least workers. Scenario 1 and 2 में secondary sector को least workers लगेंगे। 1 and 2 नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि 1 और 2 नहीं है, 1 and 2, 1 इसमें तो ज़्यादा लगेंगे, 45% है, ठीक है। In scenarios 2, India will become a major services based economy. पता नहीं यार, सिनेरियो 2 में तो 60% है, मेजर एग्रीकल्चर सर्विस बेस्ड, तो टर्सरी में होना चाहिए था, तुमने यहाँ ज़्यादा दिया, ये भी नहीं होगा। द प्राइमरी सेक्टर इन सिनेरियो 2 विल बी द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ये सही लग रहा है, डी। इन सिनेरियोज 1 और 3, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो ये धर्म संकट, या तो सिनेरियो 2 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का है जीडीपी में, ये ऑप्शन सही है, या सिनेरियो 1 और 3 में सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें तुम ये टिक कर सकते हो, पर एक्चुअली ये सही दिया होगा, पर ये भी गलत नहीं है मेरे हिसाब से। इसको क्यों सही दिया गया कि सिनेरियो 1 और 3 में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सेकेंडरी सेक्टर में, 45% और 40% है, इसमें सिर्फ 60% सिर्फ प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। तो तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन सी और डी में।
The primary sector in scenario 2 will be the highest contributor to the GDP of the country. या in scenarios 1 and 3 maximum employment opportunities will be created in the secondary sector. D इसमें सही होना चाहिए. लॉजिक क्या है सर, D क्यों सही किया गया, C क्यों नहीं सही किया गया? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट दोनों सिनेरियोज में बढ़ेगा, ठीक है यहाँ पे. तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो 1 और 3 दोनों आपको करना है. इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स दी. कई बार ऐसा होता है कि 2 आंसर सही होते हैं, उसमें से ज़्यादा सही कौन सा है उसके साथ आपको जाना होता है. तो ये वो वाले दिन चले गए जी, आपने 4 ऑप्शन पढ़े, क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपको बी सही लगा, टिक करके आगे बढ़ गए. हो सकता है कि डी ज़्यादा बेटर जस्टिफाई करता हो, इसलिए पूरा पढ़ने का आदत डालिए. इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो भारत में है हर बहुत जगहों पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. दे हैव एब्सोल्यूट पावर, नो. दे आर अकाउंटेबल, हम पूरा पढ़ेंगे. दे हैव एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस विदाउट कंसिडरिंग द पब्लिक, नो. दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. हाँ सही है, अकाउंटेबल यानी कि आंसरेबल है, बी सही हो सकता है. दे एक्ट एज मेयर फिगर हेड्स विथ नो रियल पावर और इन्फ्लुएंस इन द गवर्नमेंट, नहीं. दे सर्व लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट्स, नहीं ऐसा नहीं होता, बी सही है इसमें, ठीक है. तो दोस्तों हमने MCQ यहाँ पे कर लिए. मैंने आराम से आपके 30-40 मिनट लिए MCQ करने में, पर ये आधे घंटे का काम तो है ही साहब, मिनिमम मैं मान के चलता हूँ, मैक्सिमम माफ़ कीजिए. आप जितना अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आप आधे घंटे से 25 मिनट पे आ जाएंगे. एक ऐसा टाइम भी आएगा जब 25 मिनट से 20 मिनट में, जो कि जस्टिफाइड टाइम है. आपके आधा पेपर आपका हो गया. 37 सवाल है, 20 सवाल आपने कर लिए. अगर आप आधा घंटे में कर लेते हैं तो इसको बुरा मत मानिएगा कि नहीं मुझे एक सवाल 1 ही मिनट में करना है, जबकि मैं आपको बीच में इतना एक्सप्लेन भी कर रहा था. पर ये कौन कर पाएगा? जो आत्मविश्वासी स्टूडेंट है, जिसने रीडिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया है और उसके बाद MCQ को भी थोड़ा सा पढ़ लिया है, और जो डरता नहीं है. नंबर नहीं है, बोर्ड है, ठीक है यार, कोई जान थोड़ी ले रहा है तुम्हारी, डरना नहीं है. क्वेश्चन में कुछ भी समझ में आ रहा है, कोई की टर्म बड़ा सा भाषण दिया, डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ रहा है, हाँ कुछ उसी से रिलेटेड होगा, ऑप्शन पढ़ो, आगे बढ़ो. क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, तिबारा पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ो. आगे बढ़ने का स्वभाव बनाइए जीवन में, ठीक है. उसी तरीके से सारे आप अपने क्वेश्चंस पढ़ते रहना. ओवरऑल मैं आपको ये पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है. मैं आपको इतना बता देता हूं कि ओवरऑल आपको थोड़ा सा तैयार रहना है, ठीक है. थोड़ा प्रैक्टिस पेपर है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा बोर्ड का पेपर, लेकिन इस लेवल का आएगा, इससे बहुत नीचे का लेवल नहीं लेंगे वो, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए केस स्टडी यहाँ पे भी दिया है छोटा सा 2 लाइन का. कंज्यूमर अफेयर्स, माल्डा मार्केट में कंज्यूमर अफेयर्स ने रीड किया है, मैंने डिस्कस किया था, ये वाला डिस्कस करता हूँ. एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द बेसिक राइट्स ऑफ पार्टी मेंबर्स विद इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दैट लैक इंटरनल डेमोक्रेसी. कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्यों सीधा सीधा नहीं पूछ लेते? नहीं पूछेंगे. यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्या एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द बेसिक राइट्स. सर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको, तोड़ के समझो. कोई एक शब्द है जो समझ में आ रहा है? सर पार्टी मेंबर समझ में आ रहा है, राइट्स ऑफ पार्टी मेंबर समझ में आ रहा है. पार्टी मेंबर के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं. विद इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि पॉलिटिकल पार्टी दैट लैक इंटरनल डेमोक्रेसी. सर ये समझ में आ रहा है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी ये एक चैलेंज था पॉलिटिकल पार्टी का, आपने बताया था. इसका मतलब क्या था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? सर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब था कि पार्टीज ना इंटरनल इलेक्शंस होल्ड नहीं करती. सर वो टॉप पोजीशन पार्टी की सिर्फ वो बड़े लोगों को ही मिलती है, रेगुलर इलेक्शंस होल्ड नहीं होते. और जो छोटे लीडर्स हैं उनको पार्टी के बड़े बड़े डिसीजंस के बारे में भी नहीं बताया जाता कि हम इसके साथ गठबंधन कर रहे हैं, कि मैं अपने बेटे को अध्यक्ष बना रहा हूं. अरे समझ रहे हो, ये सारी चीजें हैं, है ना. अब पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस सर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है. दूसरा क्वेश्चन पढ़ो. इन अ हाइपोथेटिकल डेमोक्रेटिक नेशन विद अ पॉपुलेशन दैट इज रिलीजियसली होमोजेनस. होमोजेनस का मतलब है जो इजीली मिक्स हो जाए. एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जो मिक्स नहीं होता, यानी कि रिलीजियसली हिंदू मुस्लिम में बहुत भाईचारा है. शुड देयर स्टिल बी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज. हमारे देश में तो भाईचारा है, तो हमको क्या जरूरत है 4 पॉलिटिकल पार्टी की? नहीं, तुमको जरूरत है. पॉलिटिकल पार्टीज अगर ज्यादा हो तो सिर्फ डाइवर्सिटी के लिए नहीं होती है. हालांकि इंडिया में वो रीजन है, पर डाइवर्सिटी के अलावा जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनकी उतनी अलग अलग विचारधाराएं होंगी, उतने ज्यादा ऑप्शंस होंगे लोगों के पास चूज करने के लिए. तो ये आंसर लिखना, ये प्रोबेबली इजी क्वेश्चन है. जो लोग इस क्वेश्चन का दर्शन करना चाहते हैं कि सर ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या है ऐसा, तो देखिए वो यहाँ पे पूछ रहे हैं एग्जामिन द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ पार्टी मेंबर्स. बेसिकली लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को तुमको एक्सप्लेन करना है कि जब पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, लैक करती है, तो पार्टी मेंबर्स में जो मेंबर्स हैं
उनके साथ क्या होता है, तो है ना, उनको बड़े डिसीजंस के बारे में बताया नहीं जाता पार्टी के, ठीक है, इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते पार्टी में, ठीक है, वो बड़ी पार्टी के टॉप पोजीशंस में नहीं आ सकते। इसी तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। डरने का नहीं, कभी आगे बढ़ने का। दूसरा आ गया ना, बहुत बढ़िया। Assess the reasons for the concentration of the woolen textile industry in the subtropical region in India। बाप रे बाप, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ इंडिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, है ना। सब ट्रॉपिकल, सर ट्रॉपिकल रीजन तो हम समझते हैं यार, ट्रॉपिकल रीजन मतलब वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास है। सब ट्रॉपिकल नया क्या निकाला है सर, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आ रहा है जो जीवन में, मैं बताता हूं अपने स्टूडेंट्स को, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, यूट्यूब वालों को बता रहा हूं, जीवन में सदा सौभाग्य को देखने का स्वभाव बनाइए, है ना। सौभाग्य सूर्य की तरह है, अगर सूर्य को देखेंगे तो जीवन में परछाई रूपी दुख नहीं दिखाई देगा, और सूर्य से विमुख होंगे तो जीवन में परछाई रूपी दुख अवश्य दिखाई देगा। तो जीवन में सौभाग्य को देखने का स्वभाव बनाइए, दुर्भाग्य देखेंगे तो दुर्भाग्य आएगा। कोई एक शब्द है जो समझ में आ रहा है? असेस द रीजन फॉर, इसको दूसरा कलर यूज करते हैं। सर वुलन टेक्सटाइल समझता हूं मैं, है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी समझता हूं। एक जगह बहुत सारी वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई है। वुल ठीक है सर, इन इंडिया इन दर एब्सेंस इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया समझता हूं मैं, ठीक है सर, सब समझ रहा हूं, खाली सब ट्रॉपिकल नहीं समझ रहा, ठीक है। असेस द रीजंस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द वुलन टेक्सटाइल रीजन बताओ कि वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सब ट्रॉपिकल रीजन में और एब्सेंस है उनका सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में वुलन इंडस्ट्री नहीं है। अरे वूल कहां से आता है? वूल तो भेड़ से आता है। भेड़ तो साहब कश्मीर वशीर में कहीं होंगे, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उतनी गर्मी में उतना वो ऊन अरे तुम इमेजिन करो, एक भेड़ है, भेड़ के बाल कितने मोटे होते हैं, सूरज की क्या है ना, उसको कितनी गर्मी होती होगी, और तुम उसको छोड़ दो तमिलनाडु में उतनी गर्मी में तो ममस जाएगा अंदर से, आप समझ रहे हो, तो उतनी गर्मी में वो कहाँ घूमेगा तो भेड़ होता ही नहीं है। तो यहां पे एक पॉइंट तो आ जाएगा, एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल। अरे साउथ इंडिया में विमेन क्यों बोल रहा हूं मैं, वुलन साउथ इंडिया में वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एब्सेंस क्यों है? नॉर्थ इंडिया में सब ट्रॉपिकल में कॉन्सेंट्रेशन क्यों है? क्योंकि वहां पे भेड़ है, यहां भेड़ नहीं है। देयर इज प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल, हियर एब्सेंस ऑफ रॉ मटेरियल। यहां का क्लाइमेट भी वैसा नहीं है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अच्छा होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में गर्मी ज्यादा होती है। देखिए साउथ इंडिया इज ट्रॉपिकल, नॉर्थ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में गर्मी ज्यादा होती है, सब ट्रॉपिकल में कम होती है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है, पर आप समझ करके लिखिएगा। ऐसे आप पूरे पेपर को देखिएगा, ठीक है। और अब मैंने जो आपको कुछ चीजें सिखाई है उनको यूज कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल भी ना समझ में आया तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा, उसको अंडरलाइन करके उसके बेसिस पे डिकोड कीजिए। इस बात को ठीक से समझिए। मैं खुद नहीं कहता कि मेरा बताया हुआ मंत्र सदा काम करेगा, किंतु एक बात हो जाएगी कि आपको जीवन में आत्मविश्वासी बना देगा। वही यहां का उद्देश्य है। ट्रिक्स काम कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते। आप 80 में से 75 लेके आइए या 77 लेके आ रहे हैं या 65, आई डोंट केयर, एज लॉन्ग एज यू टर्न आउट टू बी अ बेटर इंडिविजुअल, क्योंकि दैट इज माय गोल लेडीज एंड जेंटलमैन। एनीवे स्टूडेंट्स, फिलहाल मैं इस सेशन को यही एंड करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Download the app now.